हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आज हम लोग का डे वन है। डे वन में बेसिकली इंट्रो स्टार्ट करेंगे। इंट्रो मतलब ये एक्ट आया क्यों, क्या रीजन था कि पुराना वाला जो एक्ट था 1956 उसको रिपील्ड कर दिया गया है। रिपील समझते हो, उसको खत्म कर दिया गया, उसके जगह पे एक नया एक्ट आया 2013। तो सब हर एक चीज के पीछे रीजन समझेंगे कि नया एक्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम पढ़ो। नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, इसके पहले एक और एक्ट हुआ करता था, उसका नाम था द कंपनीज एक्ट 1956। द कंपनीज एक्ट 1956। बट इस एक्ट में प्रॉब्लम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट बहुत बड़ा था। हेलो, ये एक्ट बहुत बड़ा था, बहुत लेंथी एक्ट था। मोर देन 650 प्लस सेक्शन थे इसमें, लगभग 658, 658 ऑफिशियल सेक्शन थे। और इसमें मैक्सिमम जो सेक्शन थे 100-200 सेक्शन ऐसे थे जो यूजलेस थे, जिनका रियल लाइफ में कोई काम नहीं था। जो पुराना वाला एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, वो काफी लेंथी था। बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जो प्रेजेंट डे में उसका कोई यूज नहीं था। और सबसे बड़ी बात क्या है, बड़े बड़े कांड, अगर कोई कंपनी ने बहुत भयंकर फ्रॉड किया तो फाइन बहुत कम था, पेनाल्टी बहुत कम था। और कहीं कहीं तो ऐसा था कि आपने पब्लिक का पैसा बर्बाद कर दिया, बस आपको छोटा मोटा फाइन देकर के आप निकल गए, आपको जेल भी नहीं हो सकता। तो पुराने वाला एक्ट में सबसे बड़ा इशू क्या था? बहुत लेंदी था, कुछ सेक्शन यूजलेस थे, फाइन। अच्छा सुनो सुनो ना, कब का सेक्शन था? 1956। तो 1956 में जो पैसे की वैल्यू थी और अभी करंट ईयर में जो पैसे की वैल्यू है, बहुत चेंज है ना। तो उस वक्त जो फाइन था, पेनाल्टी था, वो पुराने वाले समय के हिसाब से था, तो बहुत छोटा अमाउंट था, हजारों हजारों में थे। समझ रहे हो? बड़े बड़े कांड, बड़ा बड़ा कांड जहां पे आप पैसा बहुत भयंकर, मतलब आपने पब्लिक से लूटा है, मान लो 400 करोड़, आपके ऊपर पेनाल्टी लग रहा है 50 लाख रुपया या 40 लाख रुपया, वो भी कंसिडरेबल है। अगर आप जाकर के कोर्ट में अपना माफी मांग लिए तो कोर्ट वाला कम कर देगा। तो पेनाल्टी कम था, फाइन कम था। बहुत जगह पे जेल का प्रावधान नहीं दिया गया था, जहां पे जेल होना चाहिए था वहां पे जेल आपने लिखा ही नहीं। तो लोग क्या करते थे ना, होता ना मन बढ़ जाना। भाई देखो, कानून में अगर लीकेज होगा ना, कानून में अगर लूप होल होगा तो लोग लूप होल का फायदा उठाएंगे। प्लस पुराने वाला एक्ट में सबसे बड़ा इशू क्या था ना, कि विमेन डायरेक्टर, जो विमेन डायरेक्टर थी, वोमेन डायरेक्टर थी, वोमेन डायरेक्टर से रिलेटेड कोई काम नहीं था। इसलिए 2013 के पहले किसी भी कंपनी में बहुत रेयर था जहां पे महिला एज ए डायरेक्टर काम कर रही, मतलब वोमेन डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नए वाले एक्ट में वोमन को, मतलब होता ना विमेन एम्पावरमेंट, वोमन एम्पावरमेंट के लिए नए डायरेक्टर को बुलाया गया है। पुराने वाले एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल करके एक चीज होती थी, वो नहीं हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की बात करता है, क्योंकि कंपनी में पैसा किसका लगा? शेयर होल्डर का। तो इंडिपेंडेंट, आप सोचो ना, आज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में 30% पैसा अंबानी फैमिली का है, पर 70% पैसा पब्लिक का है। अब वो 70% का बात कौन करेगा? उस 70% के इंटरेस्ट का बात कौन करेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करेगा। तो पुराने वाले एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं था, नए वाला एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसीलिए पता, पुराना वाला एक्ट करंट बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से फिट नहीं बैठता था, इसलिए उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, और नया एक्ट आया। और नया एक्ट का नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। अभी धीरे धीरे मैं और डीप में पढ़ूंगा तो तुमको समझ में आएगा कि नया वाला एक्ट लाने का जरूरत क्यों पड़ गया। ठीक है, अब नए वाले एक्ट का अगर मैं फीचर्स बताऊं, नए वाले एक्ट के फीचर्स बताऊं, पहला, शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है नेम ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ द एक्ट। और एक्ट का नेम क्या है? द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है ना? दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ लॉ गवर्निंग कंपनीज इन इंडिया। मतलब देश में अगर बोला जाएगा कौन सा एक्ट फॉलो होता है कंपनी के रिगार्डिंग, तो नाम क्या आएगा? द कंपनी एक्ट 2013। इनएक्टमेंट डेट, इनएक्टमेंट डेट का मतलब होता है किस दिन प्रेसिडेंट ने क्या किया? साइन किया था। तो ये वाला डेट कब इनएक्ट हुआ था? 29 अगस्त 2013। The act received the assent of the President of India on this date, which is made it valid law. मतलब इस दिन प्रेसिडेंट ने कंपनीज बिल के ऊपर साइन किया था। देखो, मैं तुम लोगों को सेमेस्टर 4 में पढ़ाया था कैसे एक्ट बनता है, लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है? ड्राफ्टिंग। पहले हम लोग कानून को लिखते हैं, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल।
वो बिल जाता है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा। एक बार लोकसभा में पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में उसको 14 दिन का टाइम मिलता है, 14 डेज का टाइम मिलता है राज्यसभा को बिल पास करने के लिए। तो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन कर देंगे, वो बिल अब एक्ट बन गया। जैसे ही प्रेसिडेंट ने, मान लो ये बिल है, इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो अब ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बनेगा। उसी को बोलते हैं इनएक्टमेंट। क्या बोलते हैं, इनएक्टमेंट। तो कंपनीज बिल 2013 कब साइन हुआ था, 29 अगस्त 2013 को साइन हुआ था। इस दिन प्रेसिडेंट ने क्या किया था, कंपनीज बिल पर साइन किया था, और वो आपका हो गया इनएक्टमेंट डेट। अब बात करते हैं कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट का मतलब होता है पब्लिक को कब पता चला। कमेंसमेंट, देखो भाई, प्रेसिडेंट अपना, सुनो, प्रेसिडेंट भवन, जो प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है दिल्ली में, वो हर दिन किस बिल पे साइन कर रहे हैं, क्या पब्लिक को पता चलेगा, नहीं। पब्लिक को कब पता चलता है, जब ये वाले वेबसाइट पर कोई चीज नोटिफाई करते हैं। इस वेबसाइट का नाम क्या है, www.egazette.nic.in। ये देश का ऑफिशियल गैजेट है, भारत का राज्यपत्र। क्या बोलते हैं, भारत का राज्यपत्र। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने मूवी में राजा महाराजा ऐसे जो मंत्री होता था, ऐसे कपड़े खोल कर, पहले पहले कपड़े भी लिखते थे, कपड़े खोल करके फिर राजा के सामने, है ना, ऐसे राजा के सामने फिर क्या बोलता था कि सर ये फरमान आया है या जो भी है, फिर उसके हिसाब से फिर राजा क्या करता था, डिसीजन लेता था। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। अरे पहले एक पेपर नहीं होता था। हाँ तो उसको वही होता है। ठीक है, तो हिंदी बोला मैं इंग्लिश तो इंग्लिश बोला मैं हिंदी बोल दिया। हद। सुनो सुनो, अब सुनो। लेकिन रियल लाइफ में आजकल क्या है, रियल लाइफ में आजकल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसका नाम क्या है, www.egazette.nic.in। इस वेबसाइट पर प्रेसिडेंट ने साइन किया, इस वेबसाइट पर उस बिल को, मतलब उस एक्ट को क्या कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया। जैसे ही अपलोड किया गया, जैसे ही अपलोड किया गया, मान लिया जाएगा पूरे इंडिया को पता चल गया, पूरे वर्ल्ड को पता चल गया। तो ये अपलोड कब हुआ था, अपलोड कब हुआ था, 30 अगस्त को। तो कमेंस, हाँ, एक दिन बाद। कमेंसमेंट का मतलब होता है किस दिन पब्लिक को पता चला। तो 29 को प्रेसिडेंट ने साइन किया, 30 अगस्त को www.egazette.nic.in पे अपलोड कर दिया गया, और इसी दिन मान लिया जाएगा पब्लिक को भी पता चला। पर पता है, सिर्फ सेक्शन 1 अपलोड किया गया। नए वाले एक्ट में 470 सेक्शन है। नए वाले एक्ट में कितना सेक्शन है, 470 सेक्शन है। आउट ऑफ 470 सिर्फ सेक्शन 1, ओनली सेक्शन 1 30 तारीख को अपलोड किया गया। रिमेनिंग सेक्शन धीरे धीरे आया। अब इसी पे हमें एक एक लाइन बोलना चाहता हूं, जो कंपनीज एक्ट है ना, वो एस्केलेटेड अप्रोच पर बेस्ड है। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, वो एस्केलेटन अप्रोच बेस्ड है। एस्केलेटन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडर मतलब कंकाल, बॉडी का कंकाल। अब उसमें देखना क्या होता है, बेसिकली सिर अलग है, हाथ अलग है ना, पेट अलग है, पैर अलग है। उसको क्या करोगे, धीरे धीरे अपने क्या करते हैं, मुंडी लगा दिया, हाथ लगा दिया, पैर लगा दिया, ठीक है, पेट लगा दिया, कंकाल बन करके रेडी हो गया। ऐसे ही पता है जो कंपनीज एक्ट है, सुनो ना, ऐसे ही जो कंपनीज एक्ट है, वो एक बार में नहीं आया, कभी सेक्शन 1 आया। पता है इन लोगों को लॉट बोलते हैं, लॉट। तो पहले सेक्शन 1 आया, फिर एक बार में 100 सेक्शन आया, फिर एक बार में 200 सेक्शन आया, ऐसे करके धीरे धीरे आया, और ये करीबन 2 साल के अंदर आया। तो पूरा कंपनी एक्ट एक बार में अप्लीकेबल नहीं हुआ, धीरे धीरे अप्लीकेबल हुआ। कुछ सेक्शन 2013 में अप्लीकेबल हुए, कुछ सेक्शन 2014 में आए, और कुछ सेक्शन 2015 में आए। तो करीबन देखा जाए 2 से 2.5 साल में पूरा 470 सेक्शन लाया गया। इसलिए बोलते हैं जो कंपनीज एक्ट है, जो नया वाला कंपनी एक्ट है, वो किस पर बेस्ड है, एस्केलेटन अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, हाँ, दिस एक्ट प्रोवाइड ओनली द basic framework in the section, while the detailed procedure are given in the rules and regulations. This makes the law flexible and easier to update. मतलब इसको तुम भूल जाओ, तुमको बस समझो कि जो एक्ट है वो एक बार में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा करके लॉट लॉट में आया। कभी 50 सेक्शन आ गया, कभी 100 सेक्शन आ गया, कभी 200 सेक्शन आया।
धीरे धीरे करके 200 2.5 साल के अंदर में तब जाके 470 सेक्शन आया। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक क्या पढ़े? नेम ऑफ द एक्ट का है द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े? डेट, किस दिन कंपनीज बिल पे साइन हुआ? 29 अगस्त। उसके ठीक नेक्स्ट डे www.egazette.nic.in देश का जो ऑफिशियल गैजेटे है उसके ऊपर ये जो एक्ट था उसको अपलोड कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड द कमेंसमेंट डेट। क्या बोलते हैं अपने को? कमेंसमेंट डेट, ठीक है ना। क्या पूरा सेक्शन अपलोड किया गया? ओनली वन सेक्शन अपलोड किया। फिर रिमेनिंग सेक्शन धीरे 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 आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके देखो, द एक्ट केम इनटू द इफेक्ट इन द फेज came into effect in phase. Section 1 commenced immediately while other provisions were notified later in 2013 and 2014. कुछ सेक्शन 2013 में आया, कुछ सेक्शन 2014 में आया और रिमेनिंग सेक्शन 2015 में आया, ठीक है। टोटल सेक्शन कितना है नए वाले कंपनी एक्ट में? 470 सेक्शन है टोटल। पहले कितना था? 658। अभी कितना है? 470। कम हो गया ना। अच्छा, 470 में भी ना, 470 में भी ना बीच में नहीं पढ़ना पड़ता है। तो 280 के बाद में 380, 280 से लेकर के 380 और 390 के बीच में नहीं पढ़ना पड़ता है। उसके लिए अलग से आपको एक एक्ट पढ़ना पड़ता है, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016-17 पढ़ना पड़ता है। तो कंपनीज एक्ट बोलने को है 470 सेक्शन, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में ना जो यूज होता है वो 1 से लेकर के 280 के आसपास यूज होता है। हाँ, फिर बाद में 395 से लेकर के 470 यूज होता है। बीच का जो सेक्शन है ना वो वाइंडिंग अप का सेक्शन है। और वाइंडिंग अप के लिए, अब वाइंडिंग अप के लिए ना कंपनी एक्ट फॉलो नहीं होता है। नॉर्मल केसेस में वाइंडिंग अप के लिए आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड फॉलो होता है। तो कंपनीज एक्ट अब है तो बहुत बड़ा, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो कंपनी एक्ट में कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन है। Compared to 658 section in the Company Act 1956, the new act is shorter. Obviously नया वाला एक्ट क्या हो गया? शॉर्टर हो गया। More concise, मतलब उतना ही लिखा गया जितना जरूरत है। एंड easier to implement, इजिली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कितने चैप्टर है? सेक्शन तो 470 है, पर कंपनी एक्ट में सेक्शन कितने हैं? 29 चैप्टर है। सेक्शन है कितना? 470, पर चैप्टर कितना है? 29। शेड्यूल कितने हैं? 7 शेड्यूल है। पूरे एक्ट में कितना शेड्यूल है? 7 शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल का मतलब होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी फॉर्म होते हैं वो टेबल के फॉर्म में होते हैं। वो सारे के सारे रूल्स और टेबल कहाँ पे दिखाया जाता है? शेड्यूल में दिखाया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप एक कंपनी ओपन करोगे, तो कंपनी को ओपन करने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको बनाना पड़ेगा। मान लो मुझे मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, इसमें एक रेफरेंस दिया रहता है कि आप इस नंबर ऑफ शेड्यूल में जाओ, उस शेड्यूल में बना फॉर्मेट रेडी है, बस वहां से आप कॉपी पेस्ट करो और जहां जहां पे नाम चेंज करना बस नाम चेंज कर लो। ये जितने भी सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, ये जब आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाते हैं, ये सिंपली क्या करते हैं ना, शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल से क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे फॉर्मेट बना हुआ है, बस उसको थोड़ा एडिट कर देंगे। जैसे वर्ड फाइल मिल गया, वर्ड फाइल को हम लोग एडिट करते हैं, ऐसे ही वो लोग एज इट इज शेड्यूल को डाउनलोड करता है, उसको एडिट करके और क्लाइंट को चिपका देता है, और फिर क्लाइंट पढ़ता है, ओ बाप रे इतना नॉलेज है। एक्चुअली गवर्नमेंट खुद बना करके होता ना, थाली सजा के रखी है गवर्नमेंट। तो शेड्यूल में सब कुछ गवर्नमेंट सारा फॉर्मेट, फॉर्म का फॉर्मेट, मेमोरेंडम का फॉर्मेट, आर्टिकल का फॉर्मेट, रूल्स का फॉर्मेट, सब कुछ शेड्यूल में दिया रहता है। तो कितने शेड्यूल है? 7 शेड्यूल है, ठीक है। देखो लिखा हुआ ना, दीज प्रोवाइड द एडिशनल रूल, फॉर्मेट एंड गाइडलाइन सच एज शेड्यूल फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब कुछ दिया रहेगा शेड्यूल में। कहाँ दिया रहेगा? शेड्यूल में। तो शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ऐसे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे लिखा रहेगा सीरियल नंबर, जहाँ पे लिखा रहेगा पर्टिकुलर्स, जहाँ पे लिखा रहेगा डिटेल्स, ऐसे करके बहुत सारा चीज दिया रहता है। और इस शेड्यूल में ही तुमको फॉर्मेट मिलेगा, क्योंकि देखो कंपनी लॉ में ना बात ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आरओसी हूँ। आरओसी कौन होता है? जो कंपनी को खोलने में मदद करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं। तो मान लो तुम एक कंपनी ओपन करते हो, अब मेरे पास आके बोलते हो सर मुझे एक कंपनी खोलना है, तो मैं बोलूँगा ऐसे नहीं, तुम्हारे बोलने से मैं कंपनी नहीं खोलूँगा, तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा।
तो जब रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, तो मुंह से कोई बात नहीं होता है, फॉर्म से बात होता है, फॉर्म से। आपको हर एक चीज के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। कंपनी खोलना है, फॉर्म भरो। फॉर्म का नाम है एजाइल प्रो प्लस। फॉर्म पहले अभी नया फॉर्म है एजाइल प्रो प्लस, पढ़ाऊंगा, प्रो प्लस नहीं है, ठीक है। एजाइल प्रो प्लस बोल के एक फॉर्म आता है, ठीक है। आज के टाइम पे थोड़ा सरकार बहुत, मतलब मोदी जब से मोदी जी आए ना, कंपनी खोलना बड़ा आसान हो गया। पहले के टाइम पे कंपनी खोलने के लिए पूरा महीने भर का प्रोसेस होता था। अभी थोड़ा सा मोदी जी की वजह से बहुत आसान हो गया। अब अगर आप कंपनी खोलते हो ना, तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको डिन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जीएसटी नंबर सब साथ में मिल जाता है। नहीं तो पहले पहले क्या होता था, जीएसटी डिपार्टमेंट में अलग से फॉर्म भरो, बैंक अकाउंट के लिए अलग से फॉर्म भरो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अलग से फॉर्म भरो, मेमोरेंडम आर्टिकल के लिए सीए सीएमए को पकड़ो, बड़ा तामझाम होता था। अभी क्या हो गया, एक ही फॉर्म भरो और एक ही फॉर्म से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो अभी थोड़ा आसान हो गया कंपेयर टू पुराना वाला एक्ट। तो कितने शेड्यूल है, 7 शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या क्या दिया रहेगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट कि कैसे मेमोरेंडम बनेगा, कैसे आर्टिकल बनेगा, कैसे किसी सेक्शन का फॉर्मेट। इसमें क्या दिया रहेगा, रूल्स दिया रहेगा। और सारा का सारा जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म का फॉर्मेट, जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म का फॉर्मेट दिया रहेगा शेड्यूल में। तो टोटल कितने शेड्यूल है, 7 शेड्यूल है। अच्छा, रूल्स की बात करते हैं, टोटल कितने रूल्स हैं, मोर देन 38 रूल्स। कितने रूल्स हैं, मोर देन 38 रूल्स, ठीक है। 38 प्लस है, ये मोर देन 30 मतलब क्या, 38 से ज्यादा रूल्स है। रूल्स कौन बनाता है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी एक्ट पास किया है पार्लियामेंट, पर कंपनीज रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी बनाएंगे। अब मोदी जी को जब इच्छा होता है कुछ ना कुछ रूल बनाते रहते हैं। तो मोर देन 38 रूल्स है यहाँ पे, ठीक है। टोटल डेफिनेशन कितना दिया हुआ है, 95 डेफिनेशन है। इस पूरे एक्ट में टोटल डेफिनेशन कितना है, 95। और मैक्सिमम डेफिनेशन कहाँ दिया हो गया, सेक्शन 2 में दिया हुआ। और मैंने तुमको पढ़ाया था ना सेमेस्टर 4 में, मैक्सिमम केसेस में जो डेफिनेशन स्टार्ट होता है वो सेक्शन 2 से स्टार्ट होता है। पर याद रखना, लॉ मेकर थोड़ा सा गजरी टाइप का था, कुछ कुछ डेफिनेशन भूल गया, कुछ कुछ डेफिनेशन भूल गया। तो जो डेफिनेशन वो भूल गया ना, हेलो, जो डेफिनेशन वो भूल गया, वो लास्ट में एक चैप्टर है मिसलिनियस बोल करके, वो चैप्टर स्टार्ट होता है लगभग 435 से स्टार्ट होता है। तो जो डेफिनेशन वो भूल गया वो लास्ट चैप्टर में डाल दिया। जैसे जैसे एक डॉर्मेंट कंपनी का डेफिनेशन है, कौन सी कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, जिसको अपने स्लीपिंग कंपनी बोलते हैं। तो डॉर्मेंट कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 455। डॉर्मेंट कंपनी का डेफिनेशन कहाँ पे है, सेक्शन 455 में डेफिनेशन है, 455 में सेक्शन है। तो आप यहाँ पे लिखे हो 95, पर डेफिनेशन 95 नहीं है, 95 से ज्यादा है। क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशन आप भूल गए हो, और जो डेफिनेशन आप भूल गए हो वो कहाँ पे डाल दिए हो, मिसलिनियस बोल के चैप्टर में डाल दिए हो। एग्जाम्पल दिया ना, डॉर्मेंट कंपनी का डेफिनेशन वो कहाँ पे है, सेक्शन 455 में। तो यहाँ पे ना मैं लिख दे रहा हूँ, जो टोटल डेफिनेशन है वो 95 प्लस है। टोटल रूल कितने हैं, 38 प्लस है। प्लस का मतलब इससे ज्यादा है, इससे कम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना, एस्केलेटन अप्रोच। और ऑफिस देश का जो ऑफिशियल गैजेट क्या है, www.egazette.nic.in। ये देश का क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, देश का राज्य पत्र है। जितना भी एक्ट बनता है इसी वेबसाइट पर अपलोड होता है, जिससे देशवासी को पता चल जाता हाँ ये वाला एक्ट आ चुका है। अगर कोई इंसान बोलता है कि सर मुझे नहीं पता, तो लॉ यही बोलता है आपको पता रहे या आपको ना पता रहे, हम मान लेंगे आपको पता है। इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉस इज नॉट एन एक्सक्यूज, पढ़ाए थे ना कि अगर आप, हाँ, अगर आप इंडियन लॉ को इग्नोर करते हो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, चलो बताओ मेरे साथ। शॉर्ट टाइटल बताओ, द कंपनीज एक्ट 2013। चलो इसको तुम लोग देखो मत। इनएक्टमेंट डेट कितना है, 29 अगस्त 2013। इनएक्टमेंट मतलब प्रेसिडेंट ने साइन किया था, ठीक है। कमेंसमेंट का मतलब, हाँ, एक दिन बाद 30 अगस्त को। इसका मतलब ऑफिशियल गैजेटे पर उस लॉ को अपलोड कर दिया गया। क्या पूरा लॉ अपलोड हो गया था, सेक्शन 1 अपलोड हो गया, रिमेनिंग सेक्शन धीरे धीरे आया था, ठीक है ना। इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, एस्केलेटन अप्रोच। चलो, टोटल डेफिनेशन कितना है, 95 प्लस। टोटल रूल्स कितने हैं, 38 प्लस, हाँ मोर देन 38। अच्छा, टोटल सेक्शन कितने हैं, 470 सेक्शन है।
ठीक है। अच्छा, बोलने को 470 सेक्शन है, पर रियल लाइफ में उतना यूज नहीं, उससे कम ही यूज है, ठीक है ना। अच्छा, टोटल शेड्यूल कितने हैं? कितने शेड्यूल है? 7 शेड्यूल है। और शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स, फॉर्मेट एंड एंड हाँ एंड रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। और बताओ, कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर है? 29th। कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर है। क्लियर हुआ चीज? ओके। कमेंसमेंट और इनेक्टमेंट में फर्क पड़ा, बता दिया ना। इनेक्टमेंट का मतलब प्रेसिडेंट ने जिस दिन बिल के ऊपर साइन किया, दैट इज कॉल्ड इनेक्टमेंट। और कमेंसमेंट का मतलब जिस दिन लॉ को अपलोड कर दिया गया ऑफिशियल गेजेट में। चलो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि पुराना वाला एक्ट और नए वाला एक्ट में फर्क क्या है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास है शिवांगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013? क्या फर्क है? पहला, अब पता है तुम लोग ना इसको देख करके बहुत खुश होगा, क्योंकि ये जब देखेगा ना तो लगेगा क्यों था ये, क्योंकि ये बहुत अपडेटेड है, ये वाला चीज बहुत अपडेटेड है। हाँ, और ये वाला एकदम अपडेटेड, एकदम फालतू टाइप का, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है ना। अब पहले बात करो तो एक सुनो ना, मैं ना इसको पहले एक ओवरऑल तुमको समझा दे रहा हूँ, सुनो ना, तुमको ओवरऑल समझा दे रहा हूँ। पहले क्या होता था, पुराना वाला जो एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, अगर कोई सिंगल पर्सन, सुनो ना, अगर कोई सिंगल पर्सन कंपनी खोलना चाहता था तो पुराने वाले एक्ट में नहीं खोल पाएगा, क्योंकि पुराने वाला एक्ट बोलता था कंपनी खोलने के लिए जोड़ा, समझ रहे ना, कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, कपल सपोर्टिंग था है वो, समझे कि 2 लोग तो होने चाहिए कंपनी खोलने के लिए। हाँ मतलब, नहीं, अगर आपको कंपनी खोलना है ना तो एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, तब जाकर आप कंपनी खोल पाओगे। नया वाला एक्ट बोलता है दुनिया एडवांस है, लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेला आदमी भी कंपनी खोल सकता है, उसका नाम हो गया ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो पुराने वाला एक्ट में आपको अगर कंपनी खोलना है तो कम से कम 2 आदमी चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, और 7 आदमी चाहिए पब्लिक कंपनी। नया वाला बोलता है नहीं, सिंगल पर्सन कैन इंट्रोड्यूस द कंपनी, सिंगल पर्सन कैन ऑपरेट द कंपनी, सिंगल पर्सन भी डायरेक्टर बन करके कंपनी खोल सकता है, कोई इशू नहीं। हाँ, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। अच्छा, और सुनो, नए वाले एक्ट में विमेन एम्पावरमेंट को बोला गया, वुमेन को सपोर्ट किया गया कि भाई नहीं, देश की जो महिलाएं हैं, देश की जो विमेन है, उनको भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक, देखो हम बोलना नहीं चाहिए, रियलिटी में होता है, क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं, अरे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन, रियलिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत भयंकर लेवल का है। आज बॉलीवुड में देख लो ना, जो एक्टर है उनको बहुत पैसा मिलता है, उनका फीस करोड़ों में, 5 करोड़ 10 करोड़, और जो एक्ट्रेसेस है उनका करोड़ों में है, 1 करोड़ 2 करोड़ या लाख में है। आज रियली में, अरे तुम मान लो 1 2 एक्ट्रेसेस का बोल दो, लेकिन रियल लाइफ में जाके बॉलीवुड में देखो ना, आज सलमान खान, आमिर खान, ये सब का जो फीस होता है ना, बहुत भयंकर फीस होता है, ये एक्ट्रेसेस से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो एक कहावत है कि जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश है, हिंदी बोलते, भारत क्या है, एक पुरुष प्रधान, मतलब समझ रहा है, ये ज्यादा मेल मेल डोमिनेंस ज्यादा है। तो ये चीज था, लेकिन लेकिन अभी लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अभी जो इंडिया का लॉ बन गया ना, वो फीमेल को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सच बताओ, आप किसी लॉयर से मिलो, तो अभी फीमेल के लिए बहुत ज्यादा है, फीमेल को तो ऐसा सा कानून आ चुका है कि फीमेल बस तुम्हारे नाम पे कंप्लेन करके आ गई, अब तुम प्रूफ करोगे तुम गलती नहीं किए हो, उनको तो प्रूफ ही नहीं करना है। तो अभी तो थोड़ा दीदी लोग से डर लगता है, हाँ सच में डर लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेल को थोड़ा डोमिनेंस कम किया गया और फीमेल का डोमिनेंस क्या किया गया, बढ़ाया गया। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टार्टिंग से मेल डोमिनेंस ज्यादा था और फीमेल डोमिनेंस कम था। पता है, आज तक देखा ही नहीं गया था कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी में ना लेडी एज ए डायरेक्टर, विमेन एज ए डायरेक्टर देखा ही नहीं गया था। लेकिन ये वाला जब एक्ट आया, 2013 वाला जो एक्ट आया, बोला नहीं, अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, इतने बड़े बड़े कंपनी में ना, अगर 10 डायरेक्टर है तो 10 में से कम एक विमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया गया नए वाला एक्ट में, पुराना वाला एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता था। एक वर्ड है विशल ब्लोअर, एक वर्ड क्या है,
अच्छा, रियल लाइफ में तुम लोग चुगली किया कभी किसी का? चुगली को बोलते हैं विशल ब्लोअर। तो नए वाले एक्ट में वो तो तुम लोग डेली करता है, ठीक है। ठीक है, नए वाले एक्ट में ना विशल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, विशल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, लेबर लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ लोग काम कर रहे हैं। करप्शन तो किसी लेवल हो सकता है। ये भी हो सकता है जो स्टोर डिपार्टमेंट का केयर टेकर है। अरे जो स्टोर डिपार्टमेंट का केयर टेकर है, जो गोडाउन का केयर टेकर है, क्या वो करप्शन नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। वो फालतू का जो सामान बेच सकता है गोडाउन से निकाल करके। मैनेजर भी तो करप्शन कर सकता है, डायरेक्टर भी तो करप्शन कर सकता है। तो आप मान लो मैं डायरेक्टर हूँ, तो आपको पता है एक कंपनी में ना कम से कम 6 7 8 10 डायरेक्टर होते ही होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी में तो 15 होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एक कंपनी है, उसमें 10 डायरेक्टर है, 10 में से मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है। मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि भाई मेरे साथ वाले जो डायरेक्टर है ना, आपस में मिल गए, आपस में मिल करके और कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब अपनी सैलरी बढ़ा ले रहे हैं, अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जान पहचान वाले को एम्प्लॉय बना करके। समझ रहे हो ना। तो मुझे पता चला कि जो मेरे बाकी साथी डायरेक्टर हैं वो मिलकर के चोरी कर रहे हैं, कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? विशल ब्लोअर बोल करके कॉन्सेप्ट नया लाया गया, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आरओसी को या देश का जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब कोर्ट, तो मैं कोर्ट में जाकर के या आरओसी में जाकर के मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे साथी डायरेक्टर कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि ये वाला काम वो कर रहे हैं, प्लीज इनको हटाइए और कंपनी को सेफ करिए। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आरओसी या कोर्ट को जब एक खबर मिलता है तो मेरा नाम कभी डिस्क्लोज नहीं होगा। मेरा नाम कभी डिस्क्लोज नहीं होगा। अगर मेरा नाम डिस्क्लोज हो गया तब तो लोग मेरे को मार के कूटेगा अच्छा सा। कुछ भी कर सकता है, बड़ा बड़ा आदमी तो कुछ भी करवा सकता है। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट है विसल ब्लोअर। अगर पूरे कंपनी में एक गेट कीपर को ही पता चल गया कि मेरा बॉस चोरी कर रहा है, अगर गेट कीपर को पता चला, क्योंकि देखो कंपनी अलग होता है और कंपनी के जो डायरेक्टर है, एम्प्लॉय हैं, वो अलग होते हैं। तो अगर एक गेट कीपर को पता चल गया कि एम्प्लॉय लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाकर के, आरओसी में जाकर के केस कर सकता है और बता सकता है। और उस गेट कीपर का कभी भी नाम सामने नहीं आएगा, बिकॉज विशल ब्लोअर बोल के नया कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो नया वाला एक्ट में विशल ब्लोअर आप कर सकते हैं। क्या पुराने एक्ट में ऐसा कुछ था? पुराने एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, पहले क्या होता था ना, कंपनीज फ्रॉड पे फ्रॉड करती थी और कंपनी पे क्या बोलती थी, अरे फ्रॉड करो ना, केस तो 25 साल चलेगा, 30 साल चलेगा। क्योंकि सारा का सारा जो केस होता था ना, पहले हाई कोर्ट में जाता था। जितना भी कंपनी का केस होता था कहाँ जाता था? हाई कोर्ट में जाता था, पुराने वाले कंपनी में। तो प्रॉब्लम क्या होता था, हाई कोर्ट में मर्डर का भी केस जा रहा है, हाई कोर्ट में डिवोर्स का भी केस जा रहा है, हाई कोर्ट में कंपनी का भी केस जा रहा है, हाई कोर्ट में पार्टनरशिप का भी केस जा रहा है। हर तरीके का केस कहाँ जा रहा है? हाई कोर्ट। नंबर ऑफ जजेस कम है, नंबर ऑफ हाई कोर्ट कम है। नॉर्मली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हाई कोर्ट। अब सोचो ना, कलकत्ता में इतनी सारी कंपनी है, मुंबई में इतनी सारी कंपनी है, तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर एक कोर्ट में केसेस बहुत पेंडिंग, बहुत भयंकर लेवल का केस होता है, पूरा फाइल बहुत ज्यादा होता है। और एक एक जज पे, आज रियल लाइफ में बताऊं, आज भी एक एक जज के ऊपर एक एक केस, एक एक लाख केस पेंडिंग है। मतलब एक जज को 1 लाख केस सुनाना है, वो रिटायर हो जाएगा तब भी नहीं सुना पाएगा। एक एक जज को एक एक लाख केस सुनाना है, पॉसिबल ही नहीं। इंडिया में करप्शन बहुत हाई लेवल पे है। तो कंपनी का भी केस जा रहा है, तो क्या लोग करते क्या थे? बोलते थे अच्छा केस करेगा जाकर, केस करेगा जाकर, क्योंकि पता था एक बार अगर कोर्ट का चक्कर पड़ा तो वही सनी देओल वाला तारीख पे तारीख समझ गया ना, तारीख पे तारीख लगती रहेगी और केस चलता रहेगा, 20 साल 25 साल 40 साल। पता चला जिसने फ्रॉड किया था वो अल्लाह को प्यारे हो गया, मर ही गया बेचारा। जिसको सजा सुनाने वाला था वो तो है ही नहीं, तो मर गया। किसको किसको सजा सुनाएगा? उसके आत्मा को। तो लोग क्या करते थे ना, खुलेआम फ्रॉड करते थे, क्रिएटर का पैसा नहीं देते थे। डायरेक्टर लोग क्या करता था, कंपनी का एसेट बेच बेच देता था। जब शेयर होल्डर लोग केस करते थे, बोलता ठीक है कोर्ट में जाओ। कोर्ट में गया, 20 साल से केस चल रहा है, और डायरेक्टर लोग बोलता ठीक है केस चलने दो ना, क्या दिक्कत है, देख लेंगे। अब पुलिस वाला ये कोर्ट में पैसा दे दे करके होता ना अपना रेट बढ़ा रहा है। ये चीज बहुत दिक्कत करता था इंडिया में। नया वाला एक्ट पता क्या बोला? नहीं, कंपनी
कंपनी के लिए एक नया कोड बनाएंगे। कंपनी, सिर्फ कंपनी का केस उसमें जाएगा। तो कंपनीज का अब एक नया कोर्ट बना है जिसका नाम है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो अगर लेट से मेरी कंपनी है, मैं कुछ भी फ्रॉड करता हूं, तो मेरा मेरा जो केस है अब वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, मेरा केस जाएगा एनसीएलटी में जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब सपोज मैं केस हार गया, तो अगर मैं केस अगर एनसीएलटी में हार गया, तो एनसीएलटी के ऊपर एक और बॉडी है, उसको नेकलेट बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल। नेशनल बोलो ना, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट मतलब हायर, एपलेट मतलब क्या होता है, हायर। नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो अगर मैं एनसीएलटी में हार गया, तो मैं नेकलेट में कंप्लेन करूंगा। होता ना, देखो ना, लोग लोग पहले सेशन कोर्ट में हारते हैं, फिर हाई कोर्ट में केस करते हैं, फिर हाई कोर्ट में हारते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसे ही मान लो रिलायंस और टाटा में झगड़ा हो गया, तो रिलायंस और टाटा पहले कहाँ जाएंगे, एनसीएलटी में जाएंगे। अब मान लो टाटा जीत गया और रिलायंस हार गया, तो रिलायंस को गुस्सा आएगा, हम क्यों हारे। अब वो कहाँ पे केस करेगा, नेकलेट में करेगा, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल। तो मान लेते हैं रिलायंस कंपनी नेकलेट में भी हार गया, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी को एक और मौका मिलेगा, अब जाओ तुम सुप्रीम कोर्ट में केस करो। और रियल लाइफ की स्टोरी तुमको बता रहा हूँ, साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा कंपनी। 2013-14 में साइरस मिस्त्री को लाया गया, नहीं 2015-16 में। साइरस मिस्त्री अभी साल 2 साल पहले उनका रोड एक्सीडेंट में मर गए बेचारे वो, साइरस मिस्त्री। अरे टाटा नैनो कंपनी बंद हो गया, पता है ना। टाटा नैनो, टाटा नैनो जो कार था, कौन बंद किया, यही साइरस मिस्त्री ने बंद किया। जब रतन टाटा 85 प्लस हो गए थे, 85 प्लस हो गए थे, बॉडी उनका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, मतलब डॉक्टर बोला आप रेस्ट कीजिए, तब वो अपना चेयरमैन का गद्दी छोड़े और उन्होंने अपना खास आदमी, साइरस मिस्त्री उनका बहुत खास था, तो साइरस मिस्त्री को अपने गद्दी पे बैठाए। तो साइरस मिस्त्री का टाटा नैनो थोड़ा सा कम बिक्री हो रहा था, तो लॉस मेकिंग था, तो साइरस मिस्त्री ने क्या किया, टाटा नैनो को बंद करवा दिया। प्लस तुम लोग टाटा डोकोमो बोल के कंपनी थी, टाटा डोकोमो, तो डोकोमो जापान की कंपनी थी, टाटा अपनी इंडियन कंपनी थी। तो जब डोकोमो आया था, तो रतन टाटा ने जुबान दिया था कि अगर आपको लॉस होगा इंडिया में, वो लॉस हम आपको रिकवर कर देंगे, मतलब वो लॉस हम पे कर देंगे। तो जब जब जियो आया, तो जियो आया तो सबको लॉस करवा दिया। तो जियो की वजह से जब लॉस हुआ, तो टाटा डोकोमो कंप्लीटली क्या हो गया, बंद हो गया। तो डोकोमो ने फिर केस किया टाटा कंपनी के ऊपर कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि मुझे जो लॉस होगा वो लॉस आप क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। ठीक है, तो लेकिन उस वक्त चेयरमैन कौन था टाटा ग्रुप का, साइरस मिस्त्री। तो साइरस मिस्त्री बोलता नहीं नहीं, हम लोग दोनों साथ में प्रॉफिट कमाए थे, तो लॉस में भी साथ में होगा, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। जब ये बात रतन टाटा को पता चला, तो रतन टाटा बहुत गुस्सा हो गए, तो रतन टाटा ने खुद ही केस ठोक दिया अपने चेयरमैन पे। पता, रतन टाटा जो टाटा कंपनी थी, टाटा ग्रुप ने किसके ऊपर केस कर दिया, चेयरमैन पे केस कर दिया। भाई क्योंकि टाटा ग्रुप फेमस है मतलब इथिक्स के लिए, है ना। टाटा ग्रुप क्यों फेमस है, इथिकल के लिए, क्योंकि भाई वो इथिक्स फॉलो करते हैं, वो लोग ऑनेस्ट पर्सन है। तो टाटा ग्रुप ने के ऊपर केस कर दिया साइरस मिस्त्री के ऊपर कि एक तो तुम रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीयों के पास अपना खुद का कार होना चाहिए, चाहे वो लाख रुपया में या 1.5 लाख रुपया में। अनुष्का क्लोज, ठीक है। तो वो आपने क्या किया, प्लांट को बंद कर दिया, टाटा नैनो का प्लांट बंद कर दिया, उससे रतन टाटा बहुत दुखी थे। प्लस डोकोमो वाला जब केस आया, उससे रतन टाटा बहुत दुखी हो गए, तुम पैसा नहीं दे रहे हो। लास्ट में टाटा ग्रुप ने ही केस कर दिया अपने चेयरमैन पे। दोनों केस गया एनसीएलटी में। तो एनसीएलटी ने जिताया, पता किसको, टाटा ग्रुप को। एनसीएलटी ने टाटा ग्रुप को जिताया। अब ये बात साइरस मिस्त्री को पसंद नहीं आई, फिर साइरस मिस्त्री ने केस ठोक दिया एनसीएलएटी पे, नेकलेट जिसको बोलते, वहां पे केस ठोका, वहां पे साइरस मिस्त्री जीत गया। तो एनसीएलटी में कौन जीता, टाटा ग्रुप। नेकलेट में कौन जीता, साइरस मिस्त्री। अब दोनों चले गए सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया टाटा ग्रुप के में, तो साइरस मिस्त्री हार गए। और जब साइरस मिस्त्री हारे, तो उनको चेयरमैन का पद खाली करना पड़ा, चेयरमैन से वो हटा दिए गए, और फिर डोकोमो को पैसा मिला। तो ऐसे ही होता कंपनी। अब सोचो, अगर अगर एनसीएलटी नहीं होता तो, अगर एनसीएलटी नहीं होता तो आज भी ये केस चलते रहता, क्योंकि हाई कोर्ट में केस आता, और हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग है,
और बड़े बड़े कॉरपोरेट केस एक दिन में नहीं होते, पता, फाइल आता है, एक एक फाइल आने में परसों निकल जाते हैं, परसों निकल जाते हैं। तो इसीलिए फास्टर फास्टर रेड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फास्टर रेड्रेसल मैकेनिज्म अप्लाई किया गया नए वाले एक्ट में। तो इसको ना देखो, जब भी कोई स्पेशल जब भी कोई स्पेशल कोर्ट बनता है ना, उसको बोलते हैं कॉसी कोर्ट। कॉसी तुम लोग पढ़ा था ना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना। ऐसे ही जब एक नया कोर्ट बनता है किसी स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे एनसीएलटी एक नया कोर्ट है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि वो कंपनीज के केस को देखेगा और कोई केस नहीं देखेगा। तो एनसीएलटी कौन सा कोर्ट है, कॉसी कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है, कॉसी कोर्ट है। कॉसी कोर्ट का मतलब स्पेशल कोर्ट है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का मैटर जाएगा और कोई मैटर नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अच्छा हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे ना, नया वाला एक्ट में नया वाला एक्ट में क्या था, विमेन एम्पावरमेंट। नया वाला एक्ट में क्या था, विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, नया वाला एक्ट में कॉसी कॉसी कोर्ट, मतलब नया वाला स्पेशल कोर्ट लाया गया, पुराने वाले में नहीं था। अच्छा, नए वाले में विशल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट था, पुराने वाले में नहीं था। नया वाला क्या छोटा है, क्योंकि पुराना वाला 658 658 था, नया वाला कितना 470 सेक्शन है। हाँ, नया वाला एक्ट में ना कंपनी खोलना बहुत इजी हो गया, क्योंकि सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। पुराना वाला एक्ट में कंपनी खोलना थोड़ा सा टफ होता था। हाँ, नए वाले एक्ट में कोई एक पर्सन भी कंपनी खोल सकता है। पुराने वाला एक्ट में कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 पर्सन होने ही चाहिए। अच्छा, एक नया बात सुनो, एक नया बात सुनो। अगर मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने नुकसान किया, मोहित ध्यान सुनना, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने नुकसान किया। किसका नुकसान किया, अपने शेयर होल्डर का। तो एक कंपनी में तो लाखों लाखों शेयर होल्डर होते हैं। अरे बोलो ना, एक कंपनी में तो लाखों लाखों शेयर होल्डर होते हैं। आपने नाम सुना लक्ष्मी चिट फंड, शारदा फंड, शारदा कंपनी, नाम सुना है ना। तो जब ये कंपनी जब डूबती है, तो किसी एक का पैसा डूबता है या पूरे पब्लिक का पैसा डूबता है, पूरे पब्लिक का पैसा डूबता है। अब सुनो, हमारे यहाँ पे ना ऐसा कोई कानून नहीं था जहां पे पब्लिक मिल करके केस कर पाए। जैसे क्या हमारे यहाँ पे कानून क्या था, अगर अभिषेक पांडे के साथ गलत हुआ है ना, तो अभिषेक पांडे केस करेगा। अगर मोहित के साथ गलत हुआ, सिर्फ मोहित केस करेगा। लेकिन अगर मान लो 10 लोग हैं और गलत हुआ है 10 लोग के साथ, तो ये 10 लोग मिल करके केस नहीं कर सकते, सबको इंडिविजुअल इंडिविजुअल केस करना पड़ेगा। अब मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के तो करोड़ों शेयर होल्डर है। अब अगर रिलायंस कंपनी फ्रॉड करती है, तो किसी एक शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड होगा या करोड़ों के साथ फ्रॉड होगा? ऑब्वियसली करोड़ों के साथ फ्रॉड होगा। तो अब आप पता है करोड़ों लोग को ना अलग अलग केस करना पड़ेगा। ये पुराना एक्ट बोलता था नहीं भैया, इंडिविजुअल केस करना पड़ेगा। नया वाला एक्ट बोलता है नहीं नहीं, अब ये लॉ सूट एक्शन बोलते हैं इसको, कि पूरी आम जनता, पब्लिक मिल करके भी केस कर सकती है। तो अब 100-200 लोग मिलेंगे, एक कंप्लेन फाइल करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तो एक ही कंप्लेन लाखों लोग को रिप्रेजेंट करेगा। लॉ सूट एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ सूट एक्शन। मतलब जनता मिल करके भी केस कर सकती है नए वाले एक्ट में। पुराने वाले एक्ट में आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल केस करना पड़ता है। जितना डिफरेंस बताया हूँ, तुमको क्या लग रहा है, नया वाला एक्ट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू पुराना? क्योंकि पुराना वाला एक्ट में एक तो फाइन का बहुत लोचा था। कंपनी ने पता क्या बोलती थी, कंपनी बोलती थी हम फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड करके हमको मिल गया करोड़ों रुपया, उसमें से 20 लाख रुपया का पेनल्टी दे देंगे फायदे में। हाँ, वो भी जब केस हारेगा। अब एक कंपनी है, मान लो 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड की, अब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, उसका सजा है 45,000 रुपया। फ्रॉड किया है 10 करोड़ का, अब पेनाल्टी है 45,000। तो अब अगर मैं रहूंगा मैं भी फ्रॉड करूंगा। भाई 10 करोड़ रुपया मिलेगा, उसमें से अगर 1 करोड़ रुपया मैं पेनाल्टी भी दे दिया, तब भी तो मैं 9 करोड़ रुपए का फायदे में हूँ। और ऐसे ऐसे जगह पे ना जेल नहीं था, ऐसे ऐसे जगह पे जेल नहीं था। पर नया वाला जब एक्ट आया ना, बोलता पेनाल्टी भी लगेगा और 7 साल के लिए जेल में करेंगे। और नया वाला जो एक्ट है उसका एक सेक्शन है 447। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक लैंग्वेज चलता है कि तेरा 447 कर देंगे। इसका मतलब समझा, जब किसी भी इंसान के ऊपर ना 447 लगता है, पता है इसका मतलब? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी का मान लो ये डायरेक्टर है, इसने कोई चोरी किया, फ्रॉड किया,
और इस फ्रॉड के वजह से करोड़ों पब्लिक का पैसा डूब गया, तो इसके ऊपर क्या अप्लीकेबल होगा? 447। सुनो 447 का रूल समझना। मान लो इसने 10 करोड़ का फ्रॉड किया। कितना फ्रॉड किया? 10 करोड़। तो 447 पता क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ फ्रॉड और 5x ऑफ द फ्रॉड विच एवर इज हाइयर। तो अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है? 10 करोड़। और 10 करोड़ का 5x मतलब 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना। तो 10 करोड़ का 5 गुना कितना हो गया? 50 करोड़। तो 10 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज हाइयर, 50 करोड़। अगर सुनो ना, अगर तुमने 10 करोड़ का नुकसान किया ना तो तुमको 50 करोड़ का पेनल्टी लगेगा, और ये फिक्स है। प्लस 7 ईयर का जेल, प्लस जब उधर से लौट करके आओगे कहीं पे डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा गया किसी को भी अगर 7 साल का सजा मिल गया तो वो कोई भी बड़ा पद नहीं ज्वाइन कर सकता। वो खुद कंपनी नहीं खोल सकता, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, किसी कंपनी का सीईओ वगैरह नहीं बन सकता। अब सोचो ना, अगर मैंने अगर फ्रॉड किया है 10 करोड़ का, तो मुझे उसका 5 गुना पेनाल्टी देना पड़ेगा, 5x। कितना हो गया? 50 करोड़। अब प्लस 7 साल के जेल जाऊंगा, प्लस मैं जब जेल से वापस आऊंगा तो मैं किसी भी बड़े पद पे काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो हालत तो जिंदगी तो ऐसी खराब हो जाएगी। और कहीं कहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी डाल दिया गया है, कहीं कहीं भी तो नया वाला जो एक्ट है ना वो पेनाल्टी ज्यादा लगाता है, हर बात पे बोलता केस कर देंगे। नया वाला एक्ट में ना हर बात बोलता पेनाल्टी लगा देंगे, हर बात बोलता जेल जेल में डाल देंगे। तुम लोग अभी तो तुम्हारा कंपनी जर्नी स्टार्ट हुआ है। जब कंपनी लॉ पढ़े बड़ा इंटरेस्टिंग है कंपनी लॉ, मजा आता पढ़ने में कंपनी लॉ, क्योंकि वो हर बात में बोलेगा ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये फॉर्म नहीं भरो जेल जेल जाओ, ये फॉर्म नहीं भरे चलो ₹1,00,000 का पेनाल्टी दो। तो और यहाँ पे ना पेनाल्टी कैसे लगता है? ₹1,00,000 प्लस ₹1,000 पर डे। मतलब यहाँ का जो पेनाल्टी लगता है ना वो मीटर का लगता है, मीटर का लगता है। ₹1,00,000 मतलब आपने फ्रॉड किया, ₹1,00,000 प्लस प्लस जब तक साबित नहीं हो जाए, मतलब जब तक आपका आरओसी के पास फॉर्म नहीं जमा करते हो। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एक रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, आप नहीं बताए तो आपके ऊपर ₹50,000 का पेनाल्टी, प्लस ₹500 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹1,00,000। मतलब 50,000 तो तुरंत लग गया। अब तुम जितना दिन डिले करोगे ₹500 पर डे के हिसाब से तुम फाइन देते रहो, और मैक्सिमम ₹1,00,000 दोगे। तो अभी जो फाइन आया है ना वो बहुत भयंकर आया है, मतलब लगता है कि टैक्सी का मीटर चल रहा है। तो नए वाले एक्ट में फाइन पेनाल्टी रूल्स बहुत भयंकर है, पुराने वाले एक्ट में फाइन का अमाउंट बहुत कम था। तो मोटा मोटा तुमको डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार मैं दिखा देता हूँ बुक्स में क्या लिखा हुआ है। पहला वाला देख लो, सिंगल पर्सन कैन ऑपरेट द कंपनी, मतलब सिंगल पर्सन कंपनी खोल सकता है। यहाँ पे सिंगल पर्सन कंपनी नहीं खोल सकता, ठीक है। मेंबर, नए वाले एक्ट में ना मैक्सिमम 200 मेंबर्स अलाउड, किसमें? प्राइवेट कंपनी में। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। और पुराने वाले एक्ट में मैक्सिमम 50 मेंबर ही प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। मतलब अगर पुराना प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी समझते हो? घर वाली कंपनी, जैसे मैं अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ या बहन के साथ मिलकर एक कंपनी खोल दिया, घर वाली कंपनी बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। आज एपीसी है, अभी एपीसी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या मैं एपीसी प्राइवेट लिमिटेड खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता, आराम से खोल सकता हूँ। मैं और मेरी सिस्टर या मेरे पापा मम्मी मिल करके 4 लोग हो गए, प्राइवेट कंपनी खोल दिए। तो पुराने वाले एक्ट में 50 मेंबर ही प्राइवेट कंपनी का मेंबर बन सकते थे। नया वाला एक्ट बोलता क्यों? फैमिली नहीं, पूरे खानदान को बनाओ ना, सबको मिल करके 200, मैक्सिमम कितना? 200। और इस 200 में भी ना बहुत बहुत रूल्स है। जब मैं प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो इस 200 में बहुत कुछ आता है। मतलब बोलने को 200 है, बोलने को 200 है, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। है तो 200 ही है, लेकिन उसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला करके ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी पहले कितना खोल सकते थे? 50। नया वाले में कितना खोल सकते हैं? 200 मेंबर। क्या हुआ? ठंडा लग रहा है? क्या मत करो, ये हट जाएगा। चलो, ऐसे हो जाएगा ना तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। आर्टिकल में कंटेन इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या? सुनो सुनो, नए वाले एक्ट में क्या होता है, सुनो सुनो, नए वाले एक्ट में क्या है?
कि कंपनी किसी भी सेक्शन को हार्ड कर सकती है। मान लो एक सेक्शन है, एक क्या सेक्शन बता रहा हूँ, मान लो कंपनी एक्ट में पता क्या लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है कि अगर आप अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज करना चाहते हैं, मान लो मेरे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 5 CR, तो नया वाला कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आपका ऑथराइज है 5 CR, तो अगर आप इसको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप सिंपली OR पास करिए। OR समझते हो, ऑर्डिनरी रेजुलेशन। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग का मेजोरिटी क्या होगा, 6 लोग। अगर 10 में से 6 लोग ने बोल दिया ठीक है चेंज कर दो, मतलब 5 करोड़ से चेंज करके 7 करोड़ कर दो, OR पास हो गया। अगर 10 में से 6 लोग बोलते हैं कि 5 करोड़, 5 करोड़ का जो कैपिटल है उसको बढ़ाकर कितना कर दो, 7 करोड़ कर दो, तो 10 लोग थे, 10 में से 6 लोगों ने बोल दिया हाँ, तो अगर मेजोरिटी बोलती हाँ तो OR पास हो गया। ठीक है, तो अब एज ए कंपनी आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते कि नहीं हमारे यहाँ OR पास नहीं होगा, हमारे यहाँ पे SR पास होगा, स्पेशल रेजुलेशन, तो OR होता है मेजोरिटी। मान लो 100 मेंबर है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में मान लो 100 मेंबर है, तो 100 का मेजोरिटी कितना होता है, 51। तो अगर 51 बोलते हैं कि हाँ हमारा जो ऑथराइज कैपिटल है उसको चेंज करके 7 करोड़ कर दो, OR पास हो गया। तो कंपनी एक्ट बोलता है OR पास होने से भी काम हो जाएगा, बट आप चाहते हो नहीं OR से काम नहीं होगा, आप चाहते हो इस सेक्शन को हार्ड करें, तो आपने अपने रूल्स में लिख दिया कि हमारे यहाँ पे जब भी ऑथराइज कैपिटल चेंज होगा तो OR से काम नहीं होगा, SR पास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट लॉ आपको SR पास करने के लिए नहीं बोल रही है, लॉ बोलती है कि अगर आपके नजर में कोई सेक्शन इजी है, कोई सेक्शन का मिसयूज हो सकता है, तो आप अपना कानून बना करके उसको हार्ड कर सकते हैं, उसको टफ कर सकते हैं। तो मान लो कंपनी बोलती नहीं नहीं हमारे यहाँ पे OR नहीं, हमारे यहाँ पे SR होगा। SR का मतलब 75% ऑफ वोट फेवर, जितना वोट पड़ा है उसका 75% फेवर में होगा तभी SR पास होगा। तो 100 का 75% कितना होता है, 75। अगर 100 में से 75 लोग, 75 लोग बोलते हैं हाँ ठीक है ऑथराइज कैपिटल को चेंज करना चाहिए, तो चेंज होगा, और 75% अगर वोट फेवर में नहीं आया तो SR पास नहीं हुआ। तो नए वाला एक्ट में ना आप इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हैं। इंट्रेंचमेंट मतलब होता है स्पेशल रिस्ट्रिक्शन दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड इजिली, मतलब आप एक स्पेशल कानून बना सकते हैं किसी भी सेक्शन में। अच्छा ये कहीं पर भी लागू हो सकता है, कहीं पर भी लागू हो सकता है, लेकिन पुराने वाले एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, नो प्रोविजन फॉर द इंट्रेंचमेंट आर्टिकल। समझ पा रहे मेरी बात? नेक्स्ट में आ जाओ। अगर पुराने वाले एक्ट में ना, अगर आप चेंज ऑफ एड्रेस टू आरओसी, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो आरओसी को 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन पुराने वाले में कितना था, 30 दिन के अंदर। पुराने वाले एक्ट में क्या बोलता था, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो विद इन 30 डेज आपको आरओसी को बताना। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अच्छा इंडिया में कितने आरओसी हैं बताऊंगा, आरओसी बहुत है इंडिया में, ठीक है। नंबर वाइज, नंबर आरओसी मतलब जोन वाइज होते हैं, तो मैं बताऊंगा तुमको, आरओसी का पूरा ज्ञान दूंगा, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सेंडिंग डॉक्यूमेंट, डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब पुराने वाला एक्ट में ईमेल वगैरह से डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर सकते थे, सब कुछ ऑफलाइन होता था, सब कुछ खाता पत्थर पर मेंटेन होता था। नया वाला एक्ट बोलता है कि नहीं भैया ईमेल कर दो, PDF दे दो, डॉक्यूमेंट को तुम डिजिटल फॉर्म में रख सकते हो। पर नया वाला एक्ट इसको अलाउ करता, पुराना वाला एक्ट इसको अलाउ नहीं करता। प्रॉक्सी, अच्छा प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी का मतलब कौन होता है, किसी के बिहाफ, मतलब खुद को रिप्रेजेंटेटिव करना। जैसे मान लो एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग में मैं मान लो रिलायंस कंपनी का मेंबर हूँ, मैं रिलायंस कंपनी का मेंबर हूँ, तो रिलायंस कंपनी का मीटिंग हो रहा था, तो मेंबर हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं मान लो बिजी था, तो मैं अपने दोस्त को भेज दिया जाओ मेरे बिहाफ पे वोट डाल देना, मेरे बिहाफ पे क्या करना, वोट डाल देना। मेरा जो दोस्त है वो मेरे बिहाफ में जाएगा, वोट डाल सकता है, बट मेरा दोस्त ना वो मेरा भी प्रॉक्सी है। ऐसे 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। जिस दोस्त को मैंने मुंबई भेजा, क्योंकि नॉर्मली रिलायंस कंपनी कहाँ, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, तो नॉर्मली लोग मीटिंग वीटिंग कहाँ करता है, मुंबई में करता है। अब मैं हूँ कोलकाता में, तो मैं तो जा नहीं पाया, मैंने अपने दोस्त को भेज दिया कि जा भाई मुंबई जा, ठीक है, और मेरे बिहाफ में वोट डाल के आना। जब मेरा दोस्त जा रहा था तो मान लो 10-15 लोग और मिल गए, बोले भाई मेरा भी वोट डाल देना, ऐसे करके वो 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है।
मतलब एक पर्सन 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए प्रॉक्सी। पुराने वाला एक्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं। पुराना वाला एक्ट बोलते प्रॉक्सी था ही नहीं, प्रॉक्सी नो सच रिस्ट्रिक्शन। वहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मतलब प्रॉक्सी हो सकता है पर वो अनलिमिटेड लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक ही आदमी सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये गड़बड़ था ना, बहुत गड़बड़ था। वहां पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन था ही नहीं। अच्छा, पोस्टल वैलेट। पोस्टल वैलेट का मतलब क्या होता है? अप्लीकेबल टू ऑल कंपनी। पोस्टल मतलब घर बैठे बैठे वोट करना। आपके यहाँ पे एक लिफाफा आएगा, उस लिफाफा में रहेगा सारा मैटर लिखा रहेगा। सारा मैटर लिखने के बाद वहां पे आपको साइन वाइन करना रहेगा, साइन करके आपको फिर पोस्ट पोस्ट में लगा देना। समझ रहे हो ना? पोस्टल मतलब घर बैठे बैठे वोटिंग होता है। अभी के टाइम पे अभी के टाइम पे पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल है, पर सारे मैटर के लिए नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड मैटर है। 10-15 मैटर है, वहीं पे ही पोस्टल बैलेट आप यूज कर सकते हो, सारे मैटर में पोस्टल बैलेट यूज नहीं कर सकते। वहां पे एप्लीकेबल नहीं था पुराना वाला एक्ट में। पुराना वाला एक्ट बोलता था अगर वोट डालना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आना पड़ेगा। लेकिन अभी वाला जो एक्ट बोलता है कि घर बैठे बैठे आप वोटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई वोटिंग। सेक्शन 108 पढ़ाऊंगा मीटिंग चैप्टर में। सेक्शन 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बोलते हैं, और एक सेक्शन 110 पोस्टल वैलेट है। आप विद द हेल्प ऑफ पोस्टल वैलेट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आप घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है ना, तुम्हारे ईमेल पे एक लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पे क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। तुमने यस किया, फिर सेकंड आएगा, फिर यस किया, थर्ड किया, ऐसे करके। तो कभी रिव्यू दिया है? तो रिव्यू देखना, पहला रिव्यू, फिर सेकंड रिव्यू, फिर थर्ड रिव्यू, ऐसे पूछता रहता है ना। लास्ट में फॉर्म क्या करता है? सबमिट करता है। आज के टाइम पे ऐसे ही होता है। कुछ कुछ केस में ना कंपनी कहती है आपके घर पे ही भिजवा देती है कि वहीं पे तुम यस या नो करके पोस्ट ऑफिस में लगा देना। दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन देख लो। पास्ट लॉस नीड नॉट टू बी सेट अप बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। यहाँ बोला पास्ट लॉस हैड टू सेट अप बिफोर द डिक्लेयरिंग डिविडेंड। पुराना एक्ट क्या बोलता था? अगर डिविडेंड देना है तो पुराना लॉस को पहले माइनस करो। अगर तुमको डिविडेंड देना है तो पुराने वाले लॉस को क्या करो? माइनस करो। अभी वाला जो नया वाला एक्ट बोलता कोई बात नहीं है, आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया तो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही आप डिविडेंड दे दो, पुराना वाला लॉस सेटअप करने का जरूरत नहीं है। अब मेन चीज पढ़ा था सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुराने वाले एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन था ही नहीं। नए वाले एक्ट में आप सीएसआर कर सकते हैं। सीएसआर क्या होता है? सुनो, आज कंपनीज हैं वो इंडिया से बहुत भयंकर पैसा कमा रही है, सोसाइटी से बहुत भयंकर पैसा कमा रही है। तो उनका तो धर्म बनता है ना कि आप भैया पब्लिक से पैसा कमाए हो, सोसाइटी से पैसा कमाए हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस कौन यूज कर रहा है? आपका प्रोडक्ट या सर्विस कौन यूज कर रहा है? सोसाइटी यूज कर रही है। तो आप सोसाइटी से इतना पैसा कमा रहे हो, तो सोसाइटी को दे क्या रहे हो? कुछ तो दो, कुछ तो दो। तो इसके लिए ना आपके एक रूल बनाए गए, ये अरुण जेटली लेकर आए थे सीएसआर। ये 2017 में आया था। कब आया था? 2017 में सीएसआर बोले कॉन्सेप्ट आया था। तो अब इसका रूल क्या है कि तुम्हारा जो भी नेट प्रॉफिट है 3 साल का, उस 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका मिनिमम 2% आपको सोशल सर्विस करना पड़ेगा। अब आपने सुना ना, टाटा कंपनी भयंकर ट्रस्ट में डोनेशन देती है, वो सीएसआर है। तो कैंसर हॉस्पिटल में वो पैसा देती है, वो सब क्या है? सीएसआर है। तुम लोग कभी तारामंडल गया कलकत्ता में? अरे विक्टोरिया बगल में है ना, गए है ना? तारामंडल जाने के पहले ही देखना, बीच में एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है। तारामंडल के पहले ही पता, एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जाएगा तारामंडल और ये रास्ता जाएगा विक्टोरिया। और इस रास्ता के बगल में देखना बड़ा सा राउंड में एक पार्क बना हुआ। उस पार्क को वहां पे लिखा होगा मेंटेन बाय आईटीसी लिमिटेड। वहां जाकर कभी देखना, लिखा रहेगा मेंटेन बाय आईटीसी लिमिटेड। मतलब उस पार्क को कौन मेंटेन कर रहा है? वो सारे पेड़ पौधे, पार्क, साफ सफाई सब आईटीसी लिमिटेड कर रही है। वो उनकी जिम्मेदारी, वो सीएसआर का हिस्सा है। ठीक है। तो आज के टाइम पे ना कंपनीज क्या कर रही हैं? हॉस्पिटल बनवा रही हैं, कॉलेज बनवा रही है, स्कूल बना रही हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगवा रही हैं, ठीक है। अच्छा, सीएसआर में सिर्फ इतना नहीं होता है, सीएसआर में आप गवर्नमेंट को भी दान दे सकते हो कि आप बाढ़ वगैरह में पैसा लगा सकते हैं। वो था सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुराने वाले एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, नए वाले एक्ट में आपको सीएसआर का फैसिलिटी दे दिया गया। विवन डायरेक्टर देख लो। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी मस्ट मेंटेन द अपॉइंटमेंट। सर्टेन मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, जिसका हजारों करोड़ों करोड़ों टर्नओवर है,
500 करोड़ का टर्नओवर, इसका 1000 करोड़ का टर्नओवर है। तो बड़ी बड़ी कंपनी को आपको एक महिला एज ए डायरेक्टर, विमेन एज ए डायरेक्टर आपको रखना ही पड़ेगा। मतलब अगर 15 डायरेक्टर हैं तो 15 में से एक डायरेक्टर विमेन होना चाहिए। वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं। मैक्सिमम आप किसी कंपनी में कितना डायरेक्टर बन सकते हैं? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर इन ए कंपनी। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? एक कंपनी में 15। पुराने वाले में कितना थे? 12। अच्छा सुनो ना, बोलने बोलने को 15 है, 20 भी हो सकते हैं। कैन बी इंक्रीज बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर एक कंपनी है वो चाह रही है कि मेरे यहाँ पे 20 डायरेक्टर है, तो 15 तो कानून अलाउ करता है, 15 तो कानून अलाउ करता है। 5 के लिए आप एसआर पास करिए। एसआर क्या होता है? 75% ऑफ वोट इन फेवर। मतलब 100 लोगों ने वोट दिया तो 100 का 75% कितना होता है? 75। अगर 75 लोगों ने बोला हाँ हाँ 5 डायरेक्टर का जरूरत है, तो 5 डायरेक्टर बुला लो। तो आप 15 डायरेक्टर से बढ़ा करके, 15 डायरेक्टर को बढ़ा करके 20 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो। बट याद रखिएगा 15 के ऊपर जाने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा एसआर कैसे पास होता है, ओआर कैसे पास होता है ना, अभी बोलने बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि जितना लोग आएंगे उतना लोग वोट देंगे। पता है मीटिंग में ना बहुत सारे लोग आते हैं झगड़ा देखने के लिए, सब वोट नहीं देता। हाँ, रियल लाइफ में जब मीटिंग होता है ना, रियल लाइफ जब मीटिंग होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुंह उठा करके। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं कि लंच मिलेगा, हाँ कुछ लोग पावरोटी के लिए आते हैं कुछ लोग झगड़ा के लिए आता है, झगड़ा वगड़ा होगा। और कुछ लोग सच में सीरियस होकर आता है। तो मान लो अगर 1000 लोग आए हैं ना, तो 1000 लोग में से अगर 500 लोगों ने वोट दिया, तो एसआर इस 500 में चेक करेंगे, इस 1000 में नहीं चेक करेंगे। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आगे जब क्लासेस चलेगा ना, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें डालूंगा, तो चार्ट तो इलस्ट्रेशन करा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है। हाँ ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कंपनी मस्ट एंड देयर फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च। हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर एंड कब करना पड़ेगा? 31 मार्च को। देखो वही तो, कंपनीज कुड चूज देयर फाइनेंशियल पीरियड। पुराने वाला एक्ट बोलता था ना, अगर तुमको कैलेंडर ईयर फॉलो करना, कैलेंडर ईयर फॉलो कर लो। तुमको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर लो। पुराना कंपनी तो ये भी बोलता था अगर तुमको जुलाई से जून जाना है वो भी कर सकते हो। कोई भी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो सकता है। तो 2013 वाला बोलता है, नए वाला बोलता है नहीं, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अप्रैल से मार्च। हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, आप जब आप कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो डिस्काउंट में नहीं कर सकती है। अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो आपको 10 रुपया में इशू करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन एक शेयर होता है स्वेट इक्विटी शेयर, एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर पता है किसको मिलता है? कंपनी के अपने लोगों को मिलता है, कंपनी के डायरेक्टर को मिलता है, एम्प्लॉयज को मिलता है स्वेट इक्विटी शेयर। तो अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट में कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर आप डिस्काउंट में कर सकते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी के अलावा कोई और भी शेयर अगर आप इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट में नहीं कर सकते। फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है तो आपको 10 रुपया ही चार्ज करना पड़ेगा। पुराना वाला एक्ट बोलता है करो ना डिस्काउंट में इशू करना, डिस्काउंट में इशू करो, क्या दिक्कत है? तो आज के लिए बस इतना ही है। तुम लोग को मैंने लगभग सब कुछ, पुराना एक्ट क्यों लाया गया, पुराना एक्ट को क्यों उखाड़ के फेंका गया, नया एक्ट क्यों आया, सब कुछ मैंने बता दिया है। घर जाकर के एक बार रिवाइज कर लेना। ये पीडीएफ फिलहाल मैं तुम्हारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा। 2 मिनट का टाइम तो जस्ट एक रिवीजन, जस्ट एक रिवीजन, सिंपल रिवीजन। कितना सेक्शन है नए वाला एक्ट में? 470 सेक्शन। इनएक्टमेंट कब हुआ था? 29th। कमेंसमेंट कब हुआ था? 30। रूल्स कितने हैं? 38 प्लस। डेफिनेशन कितने हैं? 95 प्लस। सेक्शन कितने हैं? 7 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 7 सेक्शन। किस अप्रोच पे बेस्ड है? अच्छा सेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल है 7। अच्छा किस अप्रोच पे बेस्ड है? स्केलेटन अप्रोच पे बेस्ड है, इसमें बोलेगा ठीक है। और बताओ। हाँ ठीक है। नया वाला एक्ट लाने के पीछे याद है ना, विमेन एम्पावरमेंट, क्लास सूट एक्शन, है ना। अब हमारा जो कानून उसको छोटा करना है, सीएसआर, और क्या था? डिविडेंड वाला था, प्लस पोस्टल वैलेट वाला था। आप शेयर को डिस्काउंट में नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, हाँ नए वाले में अगर आप ईमेल वगैरह करते हैं अलाउ है, पुराने वाले एक्ट में ईमेल वगैरह अलाउ नहीं है। तो बेटर क्या है, नया पुराना? ऑब्वियसली नया वाला बेटर है। और मोर फ्रेंडली टू बिजनेस एनवायरनमेंट। नया वाला एक्ट क्या है? मोर फ्रेंडली टू बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो अपने अब नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल में चालू करेंगे। अब सेक्शन 1 क्या होता है सब स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, हाँ कल मैथ क्लास होगा, मिलते हैं, हाँ कल मैथ क्लास होगा, बता रहा हूँ। अकाउंट्स क्लास, अकाउंट्स क्लास बता रहा हूँ, रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।